दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज हम पॉलिटी के 100 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो के सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए आज के वीडियो को हम अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। दोस्तों, बात की जाए अगर संविधान सभा की, तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था और संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। यह आपको याद रखना है। कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया था और इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। अगला है, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष किया गया था। फ्रेंड्स, वीडियो के सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल साबित हो सकते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष किया गया था। दोस्तों, भाषाई आधार पर गठित होने वाला आंध्र प्रदेश स्वतंत्र भारत का पहला राज्य था। भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य बना था और उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी कुर्नूल थी। आंध्र प्रदेश की तत्कालीन राजधानी कुर्नूल थी और आंध्र प्रदेश को मद्रास राज्य से अलग करके एक नए राज्य के रूप में गठन 1953 में किया गया था। अगला है, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। भारत के इलेक्शन कमीशन की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। इसीलिए प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों, बात की जाए अगर संविधान सभा के प्रथम बैठक के, तो संविधान सभा के प्रथम बैठक के अध्यक्ष सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। संविधान सभा के प्रथम बैठक के अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, जो कि तत्कालीन समय में संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग सदस्य थे और इन्हें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। आपसे अगर यह पूछा जाए कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अगला है, भारत सरकार का लेखांकन का कार्य कौन करता है। दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 5 के आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक में भारत के महालेखाकार या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे कैग भी कहा जाता है, इसके बारे में बताया गया है और भारत सरकार के लेखांकन या अकाउंटेंट का कार्य यही करता है। तो याद रखिएगा कि भारत सरकार का लेखांकन का कार्य महालेखाकार या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के द्वारा किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर मेरी यह मेहनत आपको पसंद आ रही है और कंटेंट अगर आपको यूजफुल लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने यारों दोस्तों मित्रों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला है, कारगिल दिवस का गठन किस वर्ष हुआ था। दोस्तों, बात की जाए अगर कारगिल की, इस दिन भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था और इसी युद्ध के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 26 जुलाई को कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन होता है। दोस्तों, भारतीय संविधान के आर्टिकल 76 में महान न्यायवादी के बारे में बताया गया है। महान न्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार या लीगल एडवाइजर अटॉर्नी जनरल होता है। तो इसे आप याद रखिएगा कि भारत सरकार का लीगल एडवाइजर यानी विधिक सलाहकार महान न्यायवादी होता है। अगला है, उद्देशिका प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। दोस्तों, उद्देशिका प्रस्ताव या उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आगे चलकर यही उद्देश्य का प्रस्ताव या उद्देशिका प्रस्ताव भारत का प्रस्तावना बनता है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा आर्टिकल 78 राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री के कार्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 78 में किया गया है। नेक्स्ट है, भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था। दोस्तों, जैसा कि हम सभी पहले ही पढ़ चुके हैं कि भारत के संविधान सभा के निर्माण का आधार कैबिनेट मिशन योजना 1946 था। नेक्स्ट है, प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार उल्लेख हुआ है। दोस्तों, भारत का जो प्रस्तावना है, जिसका शीर्षक हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक ऐसे ही करके है, इसमें भारत शब्द का उल्लेख 2 बार किया गया है। इसे आप याद रखिएगा। भारत की प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख 2 बार किया गया है। नेक्स्ट है, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था। फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम बात करें अगर प्रारूप समिति की, तो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था और इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे और प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या याद रखिएगा। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या अध्यक्ष सहित 7 थी। अगला है, संविधान में भारत को क्या कहा गया है।
यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए तो भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज हैं। नेक्स्ट है, भारत के संविधान को कब लागू किया गया था। फ्रेंड्स, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम बात करें अगर भारत के संविधान की तो फ्रेंड्स इसे 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया था। इसे आप याद रखिएगा। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी और भारत के संविधान को लागू 26 जनवरी 1950 में किया गया था। नेक्स्ट है, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया। दोस्तों, पहले जो संपत्ति का अधिकार होता था वह भारतीय संविधान के भाग 3 के मौलिक अधिकार में उल्लेखित था, लेकिन इसे कौन से संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया, यह हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा 44वां संविधान संशोधन 1978 राइट आंसर हो जाएगा। 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से समाप्त कर दिया गया। अगला है, मुस्लिम हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली कब लागू की गई। दोस्तों, बात की जाए अगर पृथक निर्वाचन प्रणाली की तो इसका मतलब हो जाएगा कि शोषितों व वंचितों और दलितों के लिए अपने प्रतिनिधि को अपने क्षेत्र में वोट देने का अलग से अधिकार पृथक निर्वाचन प्रणाली कहलाता है। और मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई मार्ले मिंटो सुधार 1909 के अधिनियम के द्वारा। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था और इसी के तहत मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई। नेक्स्ट है, 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है। दोस्तों, बात की जाए अगर 10वीं अनुसूची की तो 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल विधेयक से है। याद रखिएगा कि दल बदल विधेयक से 10वीं अनुसूची का संबंध है और इसमें राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा गया था। 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान के 52 संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। 52 संविधान संशोधन इसके लिए 1985 में किया गया था, राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाने के लिए। नेक्स्ट है, उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था। दोस्तों, उद्देश्य प्रस्ताव की बात की जाए तो उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। याद रखिएगा कि उद्देश्य प्रस्ताव जो कि आगे चलकर भारत का प्रस्तावना बनता है, इसे 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था और उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई थी संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई थी। अगला है, नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता किस संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया। दोस्तों, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची को शामिल किया गया। 74वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत के संविधान में 12वीं अनुसूची को शामिल किया गया और इसी संविधान संशोधन के द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान किया गया। तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, इसकी बात की जाए तो जेबी कृपलानी जी झंडा समिति के अध्यक्ष थे। इसके साथ आप यह याद रखिएगा कि संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी जी थे। नेक्स्ट है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। फ्रेंड्स, बात की जाए अगर धार्मिक स्वतंत्रता की तो मूल अधिकार के 6 अधिकारों में से एक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और इसके बारे में आर्टिकल 25 में बताया गया है। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। फ्रेंड्स, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, इसे आप याद रखिएगा। पंचायती राज व्यवस्था से 73वां संविधान संशोधन 1992 संबंधित है और इसके अंतर्गत भारत के संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 343 में कुल 16 अनुच्छेद जोड़े गए थे। भारत के संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 में कुल 16 अनुच्छेद पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है और पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान को अंगीकृत करने की तिथि क्या है। दोस्तों, भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, इसे आप याद रखिएगा। उस समय भारतीय संविधान में कुल 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। तत्कालीन भारतीय संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट है, देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए थे। फ्रेंड्स, देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी जी चुने गए थे, तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रारूप समिति को कब पारित किया गया था। फ्रेंड्स, बात की जाए अगर प्रारूप समिति की तो इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था और इसे पारित 23 फरवरी 1948 को किया गया था। इसे आप याद रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, नेक्स्ट है, पॉकेट वीटो जिसे जेबी वीटो भी कहा जाता है, इसका इस्तेमाल किस राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था।
दोस्तों ज्ञानी जैल सिंह जी का कार्यकाल 1982 से लेकर 87 तक रहा था और इन्हीं के द्वारा पहली बार पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया गया था। बात की जाए अगर वीटो की तो दोस्तों वीटो एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ रोकना होता है। भारतीय संविधान में पॉकेट वीटो का पहली बार इस्तेमाल ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा किया गया था। अगला है उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया गया था। फ्रेंड्स 22 जनवरी 1947 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था और इसे पारित 22 जनवरी 1947 को किया गया था। नेक्स्ट है भारत में जनहित याचिकावाद यानी PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जनक किसे कहा जाता है। PN भगवती इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन और कब बने। दोस्तों बात की जाए अगर संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष की तो राजेंद्र प्रसाद जी भारतीय संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी 2 दिन के लिए 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट है संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है। फ्रेंड्स संयुक्त उच्च न्यायालय की बात की जाए तो संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना संसद के द्वारा की जाती है, इसे आप याद रखिएगा। संयुक्त रूप से हाई कोर्ट की स्थापना भारत के संसद के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट या राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त रूप से उच्च न्यायालय की स्थापना नहीं की जाती है। नेक्स्ट है संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, यह हमारा अगला क्वेश्चन है। दोस्तों संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और संविधान सभा के उपाध्यक्ष HC मुखर्जी थे, तो इन्हें आप याद रखिएगा। अगला है कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की थी। दोस्तों कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 निर्धारित की थी, लेकिन देश विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कुल 299 यानी 299 हो गई थी। अगला है संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है। दोस्तों बात की जाए अगर संविधान संशोधन प्रक्रिया की तो भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है और भारतीय संविधान के आर्टिकल 368 के द्वारा भारत के संविधान में संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट है संविधान निर्माण के समय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी। तो फ्रेंड्स इसमें 8 राइट आंसर हो जाएगा। जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था यानी जब भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तो उस समय भारत के संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन तत्कालीन समय में वर्तमान समय में भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट है मूल कर्तव्य किसकी अनुशंसा पर जोड़े गए थे। फ्रेंड्स यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम बात करें मूल कर्तव्य की तो दोस्तों मूल कर्तव्य जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 के ए में है। भारतीय संविधान के भाग 4 के ए में मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है और आर्टिकल 51 के ए के अंतर्गत इसे रखा गया है। और अगर बात की जाए मूल कर्तव्य की तो दोस्तों इसे रूस के संविधान से भारत के संविधान में ग्रहण किया गया है और सरदार स्वर्ण सिंह समिति या पूर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे अपनाया गया था। इतना आप सभी को मूल कर्तव्य के बारे में याद रखना है और यह याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। नेक्स्ट है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए थे। दोस्तों भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था और इस संविधान संशोधन के द्वारा भारत के संविधान में व्यापक परिवर्तन किए गए थे। संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था, तो इसे आप याद रखिएगा। अगला है संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। दोस्तों बात की जाए अगर समवर्ती सूची की तो इसके अंतर्गत विषय पर केंद्र और राज्य दोनों सरकार कानून बना सकती है, परंतु किसी कारणवश राज्य और केंद्र सरकार में मतभेद होने की स्थिति में केंद्र सरकार के द्वारा कानून नहीं मान्य होगा और यह भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया गया है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है मूल कर्तव्य किसके संविधान से लिए गए हैं। तो फ्रेंड्स भूतपूर्व सोवियत संघ या तत्कालीन या वर्तमान का रूस आप सभी याद रखिएगा। रूस के संविधान से भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य लिए गए हैं। मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है और इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर भारत के संविधान में ग्रहण किया गया है। अगला है 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। दोस्तों 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें पंचायती राज व्यवस्थाओं का उपबंध किया गया है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है मूल कर्तव्यों को किस भाग तथा अनुच्छेद में डाला गया है। तो आर्टिकल 51A तथा भाग 4 में मूल कर्तव्यों को बताया गया है, इसे आप याद रखिएगा। अगला है 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। दोस्तों 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ा गया था और यह दल बदल विधेयक से संबंधित है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या वर्तमान में कितनी है। तो 12 अनुसूची वर्तमान में भारतीय संविधान में है। नेक्स्ट है किस सूची में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है।
तो दोस्तों 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? दोस्तों भारत के संविधान में वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है और यह 8वीं अनुसूची में मिलता है, इसे आप याद रखिएगा। और इसके साथ साथ आपको यह भी याद रखना है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में न तो संस्कृत न ही कोई अंग्रेजी का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट है, 92वां संविधान संशोधन के द्वारा कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो दोस्तों ट्रिक है इसका BDMS, याद रखिएगा कि बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली ये 4 भाषाएं भारतीय संविधान में दोस्तों 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? दोस्तों 7वीं अनुसूची इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र को सौंपने का लक्षण कहां से लिया गया है? दोस्तों बात की जाए अगर अवशिष्ट शक्तियों की, तो अवशिष्ट शक्तियां संविधान के द्वारा केंद्र सरकार को प्रदान की गई हैं। संसद की किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को प्रदान किया गया है, जो विषय समवर्ती या राज्य सूची में शामिल नहीं है। तो हमारे क्वेश्चन पूछा गया है कि अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र को सौंपने का लक्षण कहां से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से इसे ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट है, 7वीं अनुसूची में किस प्रकार की अनुसूचियों का वर्णन किया गया है? तो फ्रेंड्स संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन भारत के 7वीं अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के द्वारा भारत का गवर्नर जनरल पद सृजित किया गया था? तो इसमें हमारा 1833 राइट आंसर हो जाएगा। 1833 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल पद को सृजित किया गया था और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला है, किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के बारे में वर्णन किया गया है? फ्रेंड्स इसमें हमारा 5वीं अनुसूची राइट आंसर हो जाएगा। अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के बारे में वर्णन भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो कैनिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम वायसराय कैनिंग थे, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, दल बदल विधेयक से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? 10वीं अनुसूची इसका राइट आंसर हो जाएगा। दल बदल विधेयक से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख 10वीं अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे कारखाने में काम नहीं कर सकते, यह किस अनुच्छेद के द्वारा बताया गया है? फ्रेंड्स अगर इसके आंसर की बात की जाए तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में मूल अधिकार का उल्लेख किया गया है, जो कि अमेरिका के संविधान से भारत के संविधान में ग्रहण किया गया है। दोस्तों भारत का संविधान भारत के नागरिकों को 6 प्रकार का मूल अधिकार प्रदान करता है और इन्हीं में से एक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। याद रखिएगा कि शोषण के विरुद्ध अधिकार के आर्टिकल 24 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे कारखाने में काम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, वायसराय का पद कब सृजित किया गया था? दोस्तों 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा वायसराय के पद को सृजित किया गया था और भारत का प्रथम वायसराय इस अधिनियम के द्वारा कैनिंग बना था। नेक्स्ट है, हम भारत के लोग जैसी शब्दावली का उल्लेख संविधान में कहाँ किया गया है? दोस्तों हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में बताए गए हैं, तो इसे आप याद रखिएगा। हम भारत के लोग, यह शब्द भारत के संविधान के प्रस्तावना में बताए गए हैं। नेक्स्ट है, न्यायिक समीक्षा की अवधारणा भारत के संविधान में कहाँ से ली गई है? दोस्तों न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू की बात की जाए तो यह भारत के संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल के प्रथम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग थे, तो इसे आप याद रखिएगा। अगला है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाता है? दोस्तों यदि किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में कोई असहमति हो तो उसे सुलझाने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है और यह भारतीय संविधान के आर्टिकल 108 में बताया गया है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सुप्रीम कोर्ट के प्रथम चीफ जस्टिस कौन थे? यह हमारा अगला क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे और भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट के बारे में आर्टिकल 124 यानी 124 में बताया गया है। अगला है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? 1935 का भारत शासन अधिनियम भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता हेतु किस समिति ने सिफारिश की थी? दोस्तों 1986 में राजीव गांधी सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया था लक्ष्मी मल सिंघवी समिति को और इसी के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की सिफारिश की गई थी। नेक्स्ट है 1935 के अधिनियम को किसने दास्ता का अधिकार पत्र कहा है? तो फ्रेंड्स पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1935 के भारत शासन अधिनियम को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दास्ता का अधिकार पत्र कहा गया है। नेक्स्ट है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? दोस्तों इसमें बी नरसिंह राव राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव जी थे। नेक्स्ट है, विधि दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों भारत में प्रतिवर्ष 26 नवंबर को विधि दिवस मनाया जाता है। इसी दिन भारत का संविधान स्वीकार किया गया था, इसीलिए भारत में प्रतिवर्ष विधि दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है,
मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? दोस्तों बात की जाए अगर मंत्रिमंडल या कैबिनेट शब्द की, तो इसका उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 352 के 3 में किया गया है। आर्टिकल 352 में मंत्रिमंडल या कैबिनेट शब्द का उल्लेख है। नेक्स्ट है, प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? दोस्तों 26 जनवरी 1930 इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि प्रथम बार भारतीय ध्वज 26 जनवरी 1930 को फहराया गया था। अगला है, शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया था? फ्रेंड्स आर्टिकल 28 इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध आर्टिकल 28 के तहत लगाया गया है। नेक्स्ट है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? दोस्तों कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पहली बार पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा भारत में मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री भारत के राजीव गांधी जी थे। नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस प्रदेश से संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे? तो मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी मुंबई से सदस्य चुने गए थे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार की थी? तो पिंगली वेंकैया इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज यानी नेशनल फ्लैग का डिजाइन पिंगली वेंकैया के द्वारा निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट है, धन विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? दोस्तों बात की जाए अगर धन विधेयक की, तो धन विधेयक के बारे में भारतीय संविधान के आर्टिकल 110 यानी 110 में बताया गया है। यह संसद के लोकसभा में सर्वप्रथम पेश किया जाता है। अगला है, आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है। अगला है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को किसके द्वारा बुलाया जा सकता है? दोस्तों संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। इसे आप इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भारत के लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, नवी अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में नवी अनुसूची को जोड़ा गया था, तो इसे आप याद रखिएगा। अगला है, किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया था? तो फ्रेंड्स 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। अगला है, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों आर्टिकल 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बताया गया है। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो फ्रेंड्स अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका के संविधान से भारत के संविधान में मौलिक अधिकार को लिया गया है। भारत के संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार को आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में वर्णित किया गया है। अगला है, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा प्रदान किया गया? तो 69th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा भारत के नई दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा किया गया था और इसके बाद भारत के शासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखा गया। अगला है, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? दोस्तों बात की जाए अगर लोक लेखा समिति की, तो इसमें 22 सदस्य होते हैं। लोकसभा से 15 सदस्य और राज्यसभा से 7 सदस्य इसमें चुने जाते हैं। इसे लघु लोकसभा भी कहा जाता है। इसके अगर कार्यकाल की बात की जाए तो इनके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। अगला है, राष्ट्रीय आपात के समय राज्य किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकारों का निलंबन कर सकता है? दोस्तों आर्टिकल 19 इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आपात के समय राज्य आर्टिकल 19 के तहत मूल अधिकारों का निलंबन कर सकता है। नेक्स्ट है, संसद की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों संसद की प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। इसे आप याद रखिएगा। कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष अपने पद की शपथ नहीं लेता है। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों पीवी नरसिम्हा राव 73वें और 74वें संविधान संशोधन के समय देश के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो फ्रेंड्स इसमें हमारा आर्टिकल 52 राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है और भारत के राष्ट्रपति के बारे में संविधान के आर्टिकल 52 में बताया गया है। नेक्स्ट है, महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में बताया गया है? दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के उल्लंघन पर संसद के किसी सदन के द्वारा उस पर महाभियोग लाया जा सकता है। इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी प्रकार के संविधान के उल्लंघन के बाद संसद के किसी सदन के द्वारा उस पर महाभियोग लाया जा सकता है, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाए और राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख आर्टिकल 61 में बताया गया है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत का उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों भारत का उपराष्ट्रपति आर्टिकल 63 के अंतर्गत आता है। इसे भी आप याद रखिएगा। अगला है,
भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? तो दोस्तों भाग 3 मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? तो दोस्तों संवैधानिक उपचारों के अधिकार को आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को एक कानूनी अधिकार बनाया गया? तो दोस्तों 44वें संविधान संशोधन 1979 के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया था। नेक्स्ट है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो फ्रेंड्स इसमें हमारा उपराष्ट्रपति राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है, इसे आप याद रखिएगा। बात की जाए अगर उपराष्ट्रपति की, तो दोस्तों उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान भारत के संविधान में अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट है, केंद्र और राज्य के बीच संबंध संवर्ती सूची प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिए गए हैं? ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र और राज्य के बीच संबंध संवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा भारत के संविधान में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति संसद के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? दोस्तों राष्ट्रपति संसद में कुल 14 सदस्यों को मनोनीत कर सकते थे, लेकिन भारतीय संविधान के 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को लोकसभा में जो 2 व्यक्तियों को आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार था उसे समाप्त किया गया। अब भारतीय संविधान में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है, तो इसे आप याद रखिएगा। अगला है, प्राक्कलन समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं? तो दोस्तों बात की जाए अगर प्राक्कलन समिति की, तो इसमें सदस्यों की संख्या 30 होती है, याद रखिएगा। इसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता। राज्यसभा के सदस्यों को प्राक्कलन समिति में शामिल नहीं किया जाता। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का भी कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है। नेक्स्ट है, धन विधेयक किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो आर्टिकल 110 में धन विधेयक का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम बार आम चुनाव कब हुआ था? तो 1951-52 में भारत में आम चुनाव हुए थे। नेक्स्ट है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसमें हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल राइट आंसर हो जाएगा। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इसे आप याद रखिएगा। संसद में धन विधेयक को प्रस्तुत करने के पूर्व किसकी अनुमति आवश्यक है? यह हमारे वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति के द्वारा संसद में धन विधेयक को प्रस्तुत करने से पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है, तो इसे आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।